गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान क्लास 10th और इसमें क्या क्या चीज़ें हमने पढ़नी थी और मतलब कौन कौन से हमारे चैप्टर हैं, कौन से यूनिटें हैं, कितने पार्ट्स में हमको डिवाइड किया गया है, ये सारी चीज़ें हम आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो विज्ञान है, इस विज्ञान मतलब साइंस का जो चैप्टर नंबर 1 है इसको यह स्टार्ट करेंगे। और जो चैप्टर 1 है ये हमारा क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल्स रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ये हमारा चैप्टर है। इसको हम समझते हैं स्टेप बाय मतलब टॉपिक वाइज इसको हम समझेंगे और बहुत ही हम आपको अच्छी तरीके से बताएंगे शॉर्टकट में। और जो है ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मतलब चैप्टर है। इससे कई क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, यूपी बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th में। और तो हम समझते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। तो दोस्तों, रासायनिक अभिक्रियाओं को समझने से पहले हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी और जिसे हम क्या समझते हैं, परिवर्तन कहते हैं। क्या समझना पड़ेगा? परिवर्तन। ठीक, परिवर्तन क्या होता है इस चीज़ को हमको समझना पड़ेगा। इसको हम चेंजेस कहते हैं। क्या कहते हैं? चेंजेस कहते हैं। ठीक, परिवर्तन। तो परिवर्तन क्या होते हैं? जैसे कोई भी वस्तु है, ठीक, कोई भी वस्तु है, मतलब हम समझा रहे हैं आपको। जैसे कोई वस्तु है, इसमें क्या हो जाए, इस वस्तु का रंग बदल जाए, ठीक है, इसके क्या हो जाए, गुण बदल जाए। कोई भी वस्तु है उसका रंग बदल जाए, उसके गुण बदल जाए, उसका क्या बदल जाए, आकार बदल जाए। ठीक है, इसका आकार बदल जाए, रंग बदल जाए, आकार बदल जाए, रूप जो भी हो, रंग रूप गुण आकार भेद भाव जो भी भेद हो, मतलब वो क्या हो, बदलाव आ जाए। इनमें क्या आ जाए, बदलाव आ जाए। बदलाव, या हम कह सकते हैं कि बदल जाना। ठीक है, मतलब इनमें क्या है, किसी वस्तु का रंग बदल जाए, किसी वस्तु का गुण बदल जाए, किसी वस्तु का आकार बदल जाए, उसके रूप में क्या आ जाए, बदलाव आ जाए। ठीक, यानी कि एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाए। तो जो बदलने की क्रिया है, मतलब जो बदलाव है, इसी बदलाव को हम क्या कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं, चेंजेस कहते हैं। बात समझ में आ गई दोस्तों? जैसे कोई वस्तु रंग में परिवर्तन हो जाता है, ठीक, मतलब बदल जाती है, रंग उसका चेंज हो जाता है, बदल जाती है। तो कोई भी बदलाव है, उसी बदलाव को हम परिवर्तन कहते हैं। जैसे हम आपको बता दें, बर्फ से, बर्फ है, बर्फ से क्या बनना, बर्फ से जल बनना। ठीक, बर्फ जो होता है पिघल कर क्या बन जाता है, जल बन जाता है। ठीक है, दूध से दही बनना, दूध से दही बनना, क्या है, दूध से आपका दही बन जाता है। तो ये सब क्या है, बदल जाते हैं। मतलब दूध से दूध बदल गया, काय में, दही में बदल गया, तो ये क्या हो गया, बर्फ से आपका जल बन गया। तो ये जो बदलना है, यही सब क्या कहलाता है, आपका परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? परिवर्तन कहलाता है। अब जो परिवर्तन होते हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं। परिवर्तन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है भौतिक परिवर्तन। क्या होता है? भौतिक परिवर्तन। इसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस। और दूसरा होता है हमारा रासायनिक परिवर्तन। क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन। ठीक, इसको हम बोलते हैं केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस कहते हैं। भौतिक परिवर्तन दोस्तों क्या होते हैं, जैसे कोई भी वस्तु है उसमें परिवर्तन तो होगा, मतलब बदलाव तो होगा, लेकिन वो बदलाव कुछ समय के लिए होता है। क्या हो? कुछ समय के लिए हो, जिसमें पदार्थ को क्या है, पदार्थ जो होता है वो पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए।
मतलब परिवर्तन तो होगा, बदलेगी, लेकिन थोड़ी देर के लिए बदलती है, मतलब कुछ समय के लिए बदलती है, तो उसे हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। इसमें पदार्थ जो होता है वो पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो जल का बर्फ बनना, मतलब जल का बर्फ बनना, जल से जो बर्फ बनता है, मतलब पानी जो होता है वो काय में बदल जाता है, टेम्परेचर को अगर हम कम कर दें काय में बदल जाएगा, बर्फ में बदल जाएगा। लेकिन बर्फ जो होता है वो पुनः क्या हो सकता है, पानी में बदल सकता है। तो ये कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, आपका बर्फ भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। ऐसे ही आपका क्या है, मोम का पिघलना, मोम का पिघलना, मोम पिघलता तो है लेकिन क्या है, कुछ समय बाद वो क्या होगा, फिर से जम जाएगा, अपनी ठोस अवस्था में आ जाएगा। यानी कि जल का बर्फ होना, जल क्या था, द्रव था, बर्फ क्या हो गया, आपका ठोस हो गया। ठीक, तो जल का मतलब द्रव से क्या बन गया, ठोस बन गया। लेकिन बर्फ पिघलेगा तो पुनः क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा, फिर से द्रव अवस्था में आ जाएगा। तो ये परिवर्तन कौन सा हो जाएगा, आपका भौतिक परिवर्तन। यानी कि जब पदार्थ, कोई भी पदार्थ है वो बदलेगा तो, लेकिन कुछ समय के लिए बदलता है और कुछ समय बाद वो पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। जैसे मोम आपका क्या था, जमा हुआ था, इसको हमने गर्म किया, पिघल गया। लेकिन पिघलने के बाद अगर थोड़ी देर उसको हम रख दें तो पिघलने के बाद पुनः वो क्या होगा, जम जाएगा, यानी कि ठोस अवस्था में आ जाएगा। तो पुनः जब प्रारंभिक अवस्था में कोई पदार्थ आ जाता है तो उसे हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। इसके बाद दोस्तों हम समझते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन को हम केमिकल चेंजेस कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन में जो पदार्थ होता है वो पूर्ण रूप से मतलब बदल जाता है। पूर्ण रूप से मतलब ये हो गया कि वो स्थायी रूप से बदलता है। किस रूप में बदलता है, स्थायी रूप में बदलता है। ठीक, और स्थायी रूप से जब वो बदलता है, रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ जो होता है वो स्थायी रूप से बदलता है, लेकिन पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ सकता है। स्थायी रूप से जब बदल जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि पुनः प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ सकता है, तो उसको हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। इसमें पदार्थ के रासायनिक गुण बदल जाते हैं, इसमें पदार्थ के जो रासायनिक गुण बदल जाते हैं और एक नया पदार्थ बन जाता है। ठीक, एक नया पदार्थ बन जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें आपका रासायनिक परिवर्तन में, जैसे दूध से दही बनना, दूध से दही बनना। ठीक, दूध से आपका क्या बन गया, दही बन गया। तो दूध के रासायनिक गुण आपके अलग हैं और दही के रासायनिक गुण आपके अलग हैं। दूध आपका अलग पदार्थ हो गया और दही जो था वो आपका अलग पदार्थ हो गया, यानी कि एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ बदल गया। अब दूध से दही तो बन गया, लेकिन दही से दूध दोबारा नहीं बन सकता है। तो पदार्थ इसमें प्रारंभिक रूप से, मतलब प्रारंभिक अवस्था में इस मतलब नहीं आ सकता है। ठीक है, यानी कि स्थायी रूप से बदल गया। क्या हो गया, जब पदार्थ स्थायी रूप से बदल जाता है और, तो उसे हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। ठीक, इसमें पदार्थ जो होता है वो नया, मतलब एक नया पदार्थ बन जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो अब हम कहेंगे रासायनिक परिवर्तन को ही हम क्या कह सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं। ठीक, अभी हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, केमिकल रिएक्शंस है। तो जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं इन्हीं को अगर हम कहना चाहें तो क्या कह सकते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कह सकते हैं। आइए हम समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं आपकी क्या होती हैं। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन आपको समझ में आ गया होगा। तो भौतिक परिवर्तन जो होते हैं, यानी कि पदार्थ जो होता है वो कुछ समय के लिए बदलता है और उसके बाद पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, तो उसे हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में वे परिवर्तन होते हैं जिनमें पदार्थ जो होता है वो स्थायी रूप से बदल जाता है और पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ सकता है, तो उसे हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन को ही हम क्या कह सकते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कह सकते हैं। और रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं उनको हम किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, आइए देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। तो ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं,
रासायनिक अभिक्रियाएं। केमिकल रिएक्शंस इसको कहते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं यानी कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ के जो परमाणु होते हैं वो क्या हो, पुनर्व्यवस्थित हो जाएं, पुनर्व्यवस्थित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करें, तो उसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक, क्या लिखते हैं? एक या एक से अधिक पदार्थों के एक या एक से अधिक पदार्थों के परमाणु पुनर्व्यवस्थित का मतलब ये है कि पुनः व्यवस्थित होते हैं, मतलब पुनर्व्यवस्थित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। पुनर्व्यवस्थित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक, रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे क्या है, मैं आपको बात करूं, एक या एक से अधिक पदार्थ। ठीक, पदार्थ जो हैं वो हम एक पदार्थ ले लें या फिर एक से अधिक पदार्थ ले लें, तो उनके जो परमाणु होते हैं वो क्या है? पुनर्व्यवस्थित होकर। पुनर्व्यवस्थित का मतलब, व्यवस्थित होने का मतलब क्या है? मतलब व्यवस्थित रूप से। पुनर् का मतलब क्या हो गया? पुनः, यानी कि दोबारा। ठीक, व्यवस्थित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं वो आपने पढ़ी होंगी, कितने प्रकार की होती हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं वो हमारी मुख्य 4 प्रकार की होती हैं। क्या होती हैं? मुख्य 4 प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं हो गई। ठीक है, देखिए अगर इसको हम समझते हैं, एग्जाम्पल लेके समझ लें। जैसे, ठीक, जैसे क्या है, कार्बन, एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं जो आपने 9th में, हो सकता है कि 7th और 8th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। तो जैसे कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके हम कह सकते हैं कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के जो परमाणु होंगे वो आपस में क्या होंगे? पुनर्व्यवस्थित हो जाएंगे। अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ठीक, क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ठीक, तो ये क्या है? आपकी रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे हम बात करें, कार्बन हो गया, प्लस में हमारा क्या हो गया? ऑक्सीजन हो गया, मतलब O2 हो गया। कार्बन और ऑक्सीजन क्या करते हैं? अभिक्रिया करते हैं। तो अभिक्रिया करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? CO2 बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा दोस्तों? C जो है वो हमारा कार्बन है,
O हमारा क्या है, ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन है। CO2 जो है वो हमारा कार्बन डाई ऑक्साइड है, क्या है, कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। अब देखो रासायनिक अभिक्रिया जो होती है दोस्तों, उसको हम 3 भागों में मतलब डिवाइड करते हैं। 3 भाग का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताऊं। वैसे तो भाग 2 ही होते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। जो रासायनिक अभिक्रिया मतलब पदार्थ जो होते हैं, मतलब 2 होते हैं। एक जो पदार्थ आपका जिसमें परिवर्तन होता है, और दूसरा जो आपका उत्पन्न होता है परिवर्तित होने के बाद। मतलब रासायनिक अभिक्रिया जो हो जाती है, उस रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो एक पदार्थ बनता है, तो एक पदार्थ वो हो गया, और जो एक में परिवर्तन होता है दूसरा। ठीक है, तो देखो एक पार्ट तो हमारा ये हो गया, दूसरा पार्ट हमारा ये हो गया, और तीसरा पार्ट ये जो है अभिक्रिया के लिखने का जो बीच होता है उसको हम कहते हैं। तो ये क्या है, हमारा कार्बन और ऑक्सीजन, इन्होंने क्या की, अभिक्रिया की। परिवर्तन किस में हुआ, कार्बन में और ऑक्सीजन में, इनके गुणों में जो परिवर्तन हुआ। तो जो इसको हम क्या कहेंगे, अभिकारक कहते हैं। ठीक, क्या कहेंगे, अभिकारक कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। ठीक है, अभिकारक कहते हैं, रिएक्टेंट कहलाते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक, इन्होंने क्या की, अभिक्रिया की है। इन्होंने क्या किया है, अभिक्रिया की है, तो ये क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे इन्हें। और हमारा जो पदार्थ बना है अभिक्रिया होने के बाद, जो पदार्थ बना है, बना होने का मतलब क्या है कि जो उत्पन्न हुआ है। ठीक है, जो उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। इसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, यानी कि प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक, और अभिकारक और उत्पाद के बीच में, अभिकारक और उत्पाद के बीच में एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, एरो जिसको हम कहते हैं, या हिंदी की बात करें तो इसे हम क्या कहते हैं, तीर कहते हैं। क्या कहते हैं, तीर कहते हैं। तो इसे हम तीर का निशान बोलते हैं, या तीर का चिन्ह बोलते हैं, एरो का चिन्ह, एरो मार्क बोलते हैं। तो अभिकारक और उत्पाद के बीच में तीर के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, और इसका जो मुख रहता है वो हमेशा उत्पाद की ओर रहेगा, मतलब अभिकारक से उत्पाद की ओर रहता है। इसका मतलब ये होता है कि इनमें मतलब जो एरो है, जिसकी जो पूंछ होती है, मतलब पीछे की साइड जो होती है, इससे पता चलता है कि जो पदार्थ लिखे गए हैं उन पदार्थों में परिवर्तन हो रहा है। और जिसका इधर तीर के मुख की साइड में जो पदार्थ लिखा होता है, इसका मतलब है कि वो पदार्थ आपका उत्पन्न हुआ है, यानी कि वो आपका उत्पाद है। तो एरो के पीछे वाले जो भी पदार्थ होंगे वो अभिकारक होंगे, और एरो के आगे, मतलब एरो के आगे का मतलब क्या है कि जिस साइड एरो का मुख होगा, मुख के सामने जो इसके पदार्थ लिखे होंगे, जैसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है यानी कि CO2 लिखा है, हो सकता है कि इसके आगे और भी पदार्थ लिखे होते हैं। मतलब अगर यहाँ पे हम कोई दूसरी पदार्थ लेते तो और भी लिखे होते प्लस करके, तो वो क्या होते हैं, आपके उत्पाद होते हैं। क्योंकि एरो के मुख के बाद क्या हुए, उत्पन्न हुए पदार्थ होते हैं, तो उनको हम उत्पाद कहते हैं। और एरो के पीछे साइड उनमें क्या हो रहा है, वो पदार्थ अभिक्रिया कर रहे हैं, तो जो अभिक्रिया करें उनको अभिकारक, और जो उत्पन्न हो उनको उत्पाद कहते हैं। तो अभिक्रिया मतलब समझ में आ गई होगी, आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई। यानी कि जो पदार्थ अभिक्रिया करते हैं, ठीक, उन्हें हम अभिकारक कहते हैं, और जो पदार्थ अभिक्रिया करने के बाद उत्पन्न होते हैं उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। तो आई होप कि आपको रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गई होगी। अब देखिए पुनर्व्यवस्थित का मतलब यही हुआ है कि ये दोनों व्यवस्थित हुए हैं, पहले अलग अलग थे लेकिन बाद में इनके परमाणु क्या हुए हैं, व्यवस्थित हुए हैं, तो इसी को हमने क्या कह दिया, रासायनिक अभिक्रिया कह दिया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के, रासायनिक अभिक्रिया क्या, इससे पहले हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ने से पहले हम इस बात की बात कर लें, मतलब ये शब्द तो हमने पढ़ लिया, रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक, अब बात कर लें हम समीकरण की, बात कर लें। ठीक, बात करते हैं समीकरण की। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया तो हमने पढ़ ली, लेकिन समीकरण क्या है वो हम पढ़ते हैं। ठीक, रासायनिक समीकरण की बात करें
तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया हमने पढ़ी है कि जो पदार्थ है उसके परमाणु व्यवस्थित हो जाते हैं, ठीक है, और एक नए पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब रासायनिक समीकरण क्या होती है? रासायनिक समीकरण, ठीक, क्या होती है रासायनिक समीकरण? इसको हम बोलते हैं इक्वेशंस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? केमिकल इक्वेशंस बोलेंगे। क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशंस। ठीक, अब जो रासायनिक अभिक्रिया है वो तो हमने पढ़ी है। अब समीकरण क्या होगी? जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसी रासायनिक अभिक्रिया को, जो रासायनिक अभिक्रिया में आपके पदार्थ उपयोग में आते हैं, जैसे क्या हुआ, हमारे जो अभिकारक थे और उत्पाद थे, उन अभिकारक और उत्पाद जो पदार्थ होते हैं उनको सूत्रों के द्वारा या उनके संकेत के द्वारा संक्षेप में लिखने की जो क्रियाविधि होती है उसी को हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण जो होती है वो हमारी क्या होती है कि जो हमारी संक्षेप में लिखने की विधि होती है, तो इसको हम देखेंगे क्या होता है कि क्या लिखेंगे परिभाषा इसकी? रासायनिक समीकरण, ठीक, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण में प्रयुक्त, रासायनिक समीकरण में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ, प्रयुक्त होने वाले पदार्थ और रासायनिक अभिक्रिया, मतलब जो रासायनिक समीकरण ना लिख करके यहाँ पे क्या लिखना है हमें? रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है। तो रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि समीकरण तो हमें पता ही करनी है, उसकी तो परिभाषा ही लिख रहे हैं, तो यहाँ पे समीकरण की जगह पे क्या आ जाएगा आपका? अभिक्रिया आ जाएगा। तो रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ, और रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। तो ब्रैकेट में हम क्या लिख लेंगे? अभिकारक। प्रयुक्त होने वाले अभिकारकों या पदार्थों लिख लो यहाँ पे, प्रयुक्त होने वाले पदार्थों, ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे? अभिकारकों, तथा उत्पन्न होने वाले पदार्थ, मतलब प्रयुक्त होते हैं तथा फिर क्या होते हैं? प्रयुक्त होने के बाद क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। तो प्रयुक्त होने वाले पदार्थों तथा उत्पन्न होने वाले पदार्थों, अब जो पदार्थ उत्पन्न होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद। ठीक, यानी कि उत्पादों को उनके सूत्रों, क्या कहेंगे? उनके सूत्रों, या सूत्रों की जगह पे हम क्या कह सकते हैं? संकेत कह सकते हैं। उनके संकेतों, सूत्रों द्वारा या फिर हम संकेतों द्वारा कह सकते हैं। तो संकेतों द्वारा, संकेतों द्वारा संक्षेप में, संक्षेप का मतलब क्या होता है? शॉर्टकट में। ठीक है, संक्षेप में यानी कि उसको छोटे में, शॉर्टकट में, ठीक, संक्षेप में लिखने की क्रियाविधि, लिखने की क्रियाविधि, लिखने की क्रियाविधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं, को रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं, यानी कि केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें जो प्रयुक्त पदार्थ होते हैं, और प्रयुक्त होने वाले पदार्थ जैसे अभी हमने आपको बताए थे कि क्या होते हैं? जो प्रयुक्त होते हैं यानी कि जो अभिक्रिया करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ उत्पन्न होते हैं, और उत्पन्न होने वाले पदार्थों को हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तो उनके जो अभिकारक और जो उत्पाद पदार्थ उत्पन्न, मतलब प्रयोग किए जाते हैं, जो हम उपयोग में लाते हैं, उनको हम क्या लिख लें? सूत्र के द्वारा लिख लें। काय के द्वारा लिखें? सूत्र के द्वारा लिख लें, या उनके जो संकेत होते हैं उन संकेतों के द्वारा
लिखने मतलब जो लिखने की क्रिया विधि होती है, मतलब काय में लिखते हैं, शॉर्टकट में लिखा जाता है, यानी कि संक्षेप में लिखा जाता है। तो इस संक्षेप में लिखने की जो क्रिया विधि होती है उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे हम पहला एग्जाम्पल, जैसे अभी तो हमने एग्जाम्पल दिया था कार्बन और ऑक्सीजन वाला, आपकी हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है हमारा, जिंक। जैसे हमने एक छोटा एग्जाम्पल ले लिया, जैसे जिंक है, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट बनाता है, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है और क्या बना लेता है, जिंक सल्फेट बना लेता है। ठीक है, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, जिंक सल्फेट बनाता है। तो ये हमने जो लाइन लिखी है वो क्या है, आपकी रासायनिक अभिक्रिया है। जिंक जो है वो सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा आपका, मतलब जिंक सल्फेट बन जाएगा। ठीक, लेकिन ये क्या है, हमने पूरी जो लिखी है वो क्या है, हमारी रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। अब इसी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ प्रयुक्त हुए हैं, क्या उनसे पदार्थ प्रयुक्त हुए हैं, एक तो जिंक प्रयुक्त हुआ है, एक सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयुक्त हुआ है। तो बना क्या है हमारा, जिंक सल्फेट बना है। तो यानी कि इसमें क्या हो गए, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल ये क्या हो गए आपके अभिकारक हो गए, और जिंक सल्फेट जो है वो आपका क्या हो गया, उत्पाद बन गया। क्योंकि ये क्या बना है, हमें उत्पन्न हुआ है, मतलब प्राप्त हुआ है, तो ये हमारा उत्पाद हो गया है। तो इसी को हम क्या लिख लें, संकेत के द्वारा या फिर सूत्र के द्वारा। तो जिंक का संकेत क्या होता है आपका, Zn होता है। क्या होता है, Zn होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो H2SO4 होता है। ठीक, H2SO4 होता है। तो इसको जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल, इनको देखिए सूत्रों के द्वारा लिख लिया। ठीक, आप अभिक्रिया करते हैं तो उनके बीच में हमने आपको क्या बताया था कि एरो का चिन्ह लगाते हैं। जो अभिकारक होते हैं, अभिकारक से क्या बन जाएगा आपका, उत्पाद बनेगा, तो उनके बीच हम एरो का चिन्ह लगा लिया। अब क्या बना हमारा, जिंक सल्फेट बना। तो जिंक सल्फेट का मतलब क्या है, ZnSO4 बन जाएगा, और प्लस आपका हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। ठीक, यानी कि H2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, H2 बन जाता है। ठीक, तो यहाँ पे जिंक सल्फेट, यहाँ पे एक चीज़ और लिख लेना, जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस। ठीक, हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक, ये लिखना। ठीक है, तो ये जिंक सल्फेट, अब देखिए इसी को हमने क्या बनाया है, जिंक को जिंक लिख लिया, मतलब Zn, इसका सूत्र लिख लिया हमने। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4 लिख लिया हमने। जिंक सल्फेट को हमने ZnSO4 लिख लिया, इसका सूत्र लिख लिया। हाइड्रोजन मतलब गैस H2 लिख लिया। तो ये क्या है, हमारी रासायनिक समीकरण हो गई। क्योंकि इस रासायनिक अभिक्रिया को हमने काय में प्रदर्शित कर लिया, शॉर्टकट तरीके से, या इसको संक्षेप में उसके काय के द्वारा, सूत्र के द्वारा, उसके संकेत के द्वारा किसको प्रदर्शित कर लिया, इसको प्रदर्शित कर लिया। तो इसी को हमने क्या कहा, रासायनिक समीकरण कहा। ठीक है, ये जो क्रियाविधि है, यानी कि हमारी ये जो क्या है, क्रियाविधि है संक्षेप में लिखने की, इसी क्रियाविधि को हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं, केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये रासायनिक समीकरण समझ में आ गई होगी। दोस्तों बहुत ही सिंपल सी बात है, हमें इसमें कुछ भी नहीं करना, केवल 2 लाइनें यानी कि 2 शब्द हमको याद रखने हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त पदार्थ होते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ कौन कौन से होंगे, एक तो हमारा अभिकारक होगा और दूसरा हमारा क्या होगा, उत्पाद होगा। तो रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ, यानी कि जो हमारे 2 ही पदार्थ हमें आपको ध्यान रखने हैं, एक अभिकारक वाला, ठीक, और दूसरा आपको उत्पाद वाला। तो
इन अभिकारक और उत्पाद को हम क्या करें, संकेतों के द्वारा, तीसरा शब्द आपको ये रखना है, ठीक है। अभिकारक और उत्पाद को अगर हम उनके सूत्र के द्वारा, संकेत के द्वारा अगर संक्षेप में लिख लें, संक्षेप में लिखने का मतलब क्या है, इस तरीके से लिख लें, मतलब शॉर्टकट तरीके से लिख लें, तो इसी को हम क्या कहेंगे, संक्षेप में लिखने की जो क्रियाविधि है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो क्रिया है, उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो दोस्तों आपको रासायनिक समीकरण समझ में आ गई होगी। अब हम समझते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कितने होते हैं और कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो आइए हम बताते हैं आपको। ठीक, तो हम आपको रासायनिक अभिक्रियाएं बताते हैं। क्या डाल रहे हैं हेडिंग, रासायनिक अभिक्रियाओं के, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। इसको हम क्या लिखेंगे, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ये है हमारी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब मैं बता दूं कि रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं वो मुख्यतः आपकी 4 प्रकार की होती हैं। वैसे तो बहुत हैं, लेकिन मुख्यतः हमको पढ़नी है 4 प्रकार की, और जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं, इन्हीं में से आपको कोई ना कोई एक अभिक्रिया या फिर रिएक्शंस आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो पहली जो अभिक्रिया होती है, कितने बताई हमने, 4 प्रकार की बताई हैं। तो मुख्य 4 प्रकार की होती हैं, वैसे तो आगे हम और भी पढ़ेंगे, लेकिन मुख्यतः हमारी जो 4 प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, पहली है हमारी संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। इसको हम कहते हैं संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रियाएं, ठीक। योगात्मक अभिक्रिया, इसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन एंड एडिशन, कॉम्बिनेशन एंड एडिशन रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन एंड एडिशन रिएक्शंस कहते हैं। दूसरी होती है हमारी वियोजन, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं, वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं, इसको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस कहते हैं इसको। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है, वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं कहते हैं। इसके बाद हमारी तीसरी आती है हमारी विस्थापन या प्रतिस्थापन, विस्थापन या प्रतिस्थापन, ठीक है, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। तीसरी, ये 3 प्रकार की अभिक्रियाएं हो गई। चौथी हमारी जो अभिक्रिया है वो क्या होती है, हमारी चौथी अभिक्रिया जो है वो आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया है। इसको हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं, इसको हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आपकी जो है अभिक्रियाएं, यहाँ पे रिएक्शंस लगा लेंगे, रिएक्शंस,
रिएक्शंस, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया को डबल। ये 4 प्रकार के, मतलब मुख्यतः जो होते हैं वो हमारी 4 प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहलाती है। तो ये 4 प्रकार की अभिक्रियाएं जो होती हैं, मुख्य रूप से अभिक्रियाएं हमारी 4 प्रकार की होती हैं। तो आइए हम समझते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद हम पहली अभिक्रिया समझते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम पहली अभिक्रिया समझते हैं, संयोजन या योगात्मक अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं या किसे हम कहते हैं। तो देखिए, एक शब्द इसमें यूज हो रहा है, योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक का मतलब क्या होता है? योग करना होता है, और योग करने का मतलब होता है जोड़ करना होता है। एडिशन का मतलब आपने पढ़ा होगा कि प्लस करना होता है, यानी कि जोड़ना होता है। ऐसे ही संयोजन का मतलब, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन का मतलब भी क्या होता है? मिलाना होता है। मतलब हम दो या दो से अधिक जो पदार्थ होते हैं उनको हम कॉम्बिनेशन कर लें, उनका मिलान कर लें, ठीक है, उनको मिला लें, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? योगात्मक या फिर संयोजन कहते हैं, ठीक है। योग करना या फिर संयोजन यानी कि कॉम्बिनेशन लाना, ये क्या कहलाता है आपका? योग करना, मतलब जोड़ना होता है। और पदार्थ होंगे, क्या है, अभिक्रियाओं की बात करें तो इसमें क्या होंगे? पदार्थ अभिक्रियाएं करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, इसकी परिभाषा की अगर हम बात करें तो परिभाषा हम क्या लिखेंगे कि यानी कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके केवल एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, केवल एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया, संयोजन या योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती हैं, ठीक। संयोजन या योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे हम बात करें, देखिए दोस्तों, इसमें आपके क्या होंगे? 2 पदार्थ होंगे, ठीक। 2 पदार्थ आपस में क्या कर लेते हैं? अभिक्रिया करते हैं, या 2 से अधिक पदार्थ हो सकते हैं। मैं आपको बताऊं, 2 या 2 से अधिक पदार्थ हो सकते हैं और आपस में क्या कर लेते हैं? संयोग कर लेते हैं। संयोग करने का मतलब क्या है कि जब वो जुड़ जाते हैं, आपस में संयोग कर लेते हैं, तो उसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वो भी कौन सी होगी? संयोजन या फिर योगात्मक। और अभिक्रिया होगी कैसी कि मतलब क्या होगा कि एक नया पदार्थ होगा। 2 या 2 से अधिक पदार्थ अभिक्रिया करेंगे, लेकिन बनेगा क्या? एक नया पदार्थ बनेगा, ठीक। अभिक्रिया तो आप मतलब करेंगे तो पदार्थ तो आपके 2 या 2 से अधिक होंगे, लेकिन बनेगा केवल एक ही पदार्थ बनता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो जैसे हमने सबसे स्टार्टिंग में आपको एग्जाम्पल दिया था, कार्बन प्लस ऑक्सीजन बनता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो अभिक्रिया, जैसे इसमें कार्बन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, इसमें क्या हो गए? आपके 2 पदार्थ हो गए, और ये दोनों पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं। इसमें क्या बन रहा है? आपका एक नया पदार्थ बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसी को हम क्या कहेंगे? संयोजन या योगात्मक अभिक्रियाएं कहते हैं। दूसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे हमारा हाइड्रोजन हो गया प्लस ऑक्सीजन हो गया, क्या करेंगे? हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, और हमने क्या बना लिया? आपका
H2O बन जाता है, यानी कि जल बन जाता है। यहाँ पे देखिए आपके दो पदार्थ थे, एक तो आपका हाइड्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन है, बन आपका क्या गया 2H2O, मतलब जल बन जाता है। तीसरे अगर हम पदार्थ की बात करें, जैसे हमने आपका लिया था H2 लिया था, 3H2 प्लस N2 की बात करें तो हमारा क्या बन जाएगा 2NH3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा 2NH3 बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दो पदार्थ थे, क्या थे, दो थे, ठीक है, और हमारा एक नया पदार्थ बन गया। देखिए यहाँ पे दो पदार्थ हैं, सभी अभिक्रियाओं में दो दो पदार्थ हैं, लेकिन जो उत्पन्न हो रहा है, जो हमारा उत्पाद बन रहा है, वो सभी में क्या बन रहा है, एक एक उत्पाद बन रहा है। तो इसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे दो मतलब जुड़े, ठीक है, दो जुड़े, बना क्या, एक पदार्थ बना, ठीक। यहाँ पे दो जुड़े, एक नया पदार्थ बना, यहाँ पे दो जुड़े, एक नया पदार्थ बना। जब दो से जुड़कर एक नया पदार्थ बन जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये बहुत ही सिंपल वे में आपको मैंने बताया कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ जाएं और केवल एक नया पदार्थ बन जाए तो वहाँ पे आपको क्या करना है, योगात्मक अभिक्रिया लगानी है या संयोजन अभिक्रिया लगानी है। बस छोटी सी दो लाइन की परिभाषा है, दो शब्द आपको ध्यान रखने हैं कि दो से जुड़कर, मतलब क्या हो, जुड़कर। देखो आपस में कितने जुड़े हैं, जैसे मान लिया हमारा दो पदार्थ हमने ले लिए A प्लस B, बन क्या जाए आपका AB बन जाए। सीधी सिंपल सी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि दो पदार्थ आपस में जुड़कर एक नया पदार्थ बना लें, ठीक। या फिर दो से अधिक की पदार्थ बात करें तो हमारा क्या बन जाए, A प्लस B प्लस C हमारा बन जाए ABC, मतलब एक नया पदार्थ बन जाए, ठीक। तीन पदार्थ जुड़े और एक नया पदार्थ बने, या फिर दो पदार्थ जुड़े और एक नया पदार्थ बन जाए तो उसी को हम कहते हैं संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गई होंगी। इसी के साथ में जो हमने आपको अभिक्रियाएं अभी बताई थी, आपकी विस्तार मतलब वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, और विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, और एक आपकी थी द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। ये मुख्यतः चार प्रकार की अभिक्रियाएं हमने आपको बताई थी, लेकिन यहाँ पे हमने केवल आपको अभी एक ही अभिक्रिया कराई, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। तो दोस्तों जो है बाकी जो आपकी तीन अभिक्रियाएं बची हुई हैं ये हम आपको आगे यानी कि नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है, कि वो उनके प्रकार, उनकी डेफिनेशंस, उनके प्रकार कौन कौन से होती हैं, और बहुत ही सिंपल वे में। तो आज के लिए हम दोस्तों इतना रखते हैं। जय हिंद, राम राम, राधे राधे।